हाँ जी फ्रेंड्स, डीएसी 2014 क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। गाइस मैं आपको बात यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, मतलब 5 क्वेश्चन है गाइस। जैसे ये सब गाइस क्वेश्चन जो बेस्ड है गाइस, वो इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। एंड गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन है गाइस, ये इन्फॉर्मेशन गाइस जर्नल इक्विलिब्रियम की है। जर्नल इक्विलिब्रियम मतलब एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है। सो गाइस बेसिकली हम लोग ये इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं गाइस, ये 2014 का क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है गाइस। ठीक है। सो गाइस जरा ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली गाइस वन बाय वन लाइन रीड करते हैं गाइस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहना चाहती है लाइन। देखो बेटा यहाँ पे कहते हैं कंसीडर एन एक्सचेंज इकोनॉमी विद टू एजेंट्स 1 and 2 एंड टू गुड्स एक्स एंड वाई। ठीक है। ओके, एजेंट फर्स्ट एंडोमेंट इज 0,10 एंड एजेंट टूज एंडोमेंट इज 11,0। ओके, चलो जी, ये एंडोमेंट तक की बात थी, तो हम एक काम कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंडोमेंट हम लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, एंडोमेंट। ठीक है बेटा, तो मैंने एंडोमेंट यहाँ पे लिख ली है आप लोगों के लिए, एंडोमेंट ए की और एंडोमेंट बी की। ठीक है। एंड आगे वो कहते हैं हमारे सामने, मैं इसको मार्क सा कर लेता हूँ। आगे वो कहते हैं एजेंट 1 इज स्ट्रिक्टली प्रेफर बंडल ए कॉमा बी टू बंडल सी कॉमा डी। क्या देखो, ए कॉमा बी बंडल जो है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर है सी कॉमा डी से। ठीक है, तो इसका रीजन भी समझ लेना गाइस। कहते हैं अगर इफ ए सी से ज्यादा हो, या तो ए सी से ज्यादा हो स्ट्रिक्टली, या फिर ए सी के बराबर हो रहा है तो बी डी से ज्यादा हो। अब देखो यहाँ पे आपको मैं टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ, हमेशा के लिए याद रखना। ये देखो, ये ना होता क्या है कि जनरल इक्विलिब्रियम में कुछ क्वेश्चंस में आपको यूटिलिटी प्रेफरेंस दे रखे होते हैं। यूटिलिटी इज इक्वल टू, वो कुछ भी हो सकता है, वेल बिहेव्ड हो सकता है, कॉब डगलस हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मैक्स हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गाइस ध्यान रखना, कुछ प्रेफरेंस ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट में गिवन होते हैं। नोट आउट गाइस, जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट एक्सप्लेन करी है, तो गाइस वो जो स्टेटमेंट गाइस वो बताती है कि जो प्रेफरेंस एजेंट ए का गाइस वो लेक्सिकोग्राफिक है। ठीक है। गाइस लेक्सिकोग्राफिक आपने शायद पहले सुना भी होगा इसके बारे में। गाइस लेक्सिकोग्राफिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बेसिकली गाइस ये आपका जर्नल इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जर्नल इक्विलिब्रियम में गाइस ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गाइस आपको बस इसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है। अगर मैं बेसिक लेवल के मैं अगर एग्जांपल दे दूं आपको लेक्सिकोग्राफिक पे, तो लेक्सिकोग्राफिक का मतलब होता है कि अगर मैं किसी भी गुड को लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर कर रहा हूं, जस्ट समझो, लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर कर रहा हूं किसी भी गुड को, तो एट एनी कॉस्ट मुझे वो गुड चाहिए। एट एनी कॉस्ट मुझे वो गुड चाहिए। गाइस ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एडिक्टिव गुड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्टिव गुड। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिक। लेक्सिकोग्राफिक का जस्ट मतलब हो जाता है कि आप किसी गुड को अगर प्रेफर कर रहे हो, तो पहली बात तो वो जस्ट लीगल गुड होगा, मतलब एक ऐसा गुड जिसको जर्नल लेवल पे प्रेफर किया जा सकता है। वैसे अगर आपके माइंड में दिमाग में एग्जांपल आ रहे हो तो अल्कोहल भी आ सकता है, ड्रग्स भी आ सकती है, लेकिन ड्रग्स इज नॉट द पार्ट ऑफ लेक्सिकोग्राफिक। ठीक है बेटा, अब जैसे ड्रग है वो तो क्या एडिक्टिव गुड हो गया ना भाई। एडिक्टिव गुड तो फिर उसके लिए तो फिर मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन जो लेक्सिकोग्राफिक है गाइस वो एक ऐसा गुड है जो जो एक अच्छी कम्युनिटी में काउंट भी होता है, उसको लीगल कम्युनिटी भी बोली जाती है, उसको कोई बेकार कम्युनिटी नहीं बोलता है, और गाइस वो हमारी अपनी मर्जी की होती है, हम उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी गुड को लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर कर रहा हूं, तो एट एनी कॉस्ट मुझे वो गुड चाहिए। उस गुड का कुछ भी अमाउंट के लिए मैं सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उस गुड का कुछ भी अमाउंट कंज्यूम करने के लिए मैं सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि ये भी है कि अगर मुझे उस लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्ड गुड का डेसिमल अमाउंट भी मिल रहा हो, और उसके लिए मुझे अगर ह्यूज अमाउंट भी पे करना पड़ रहा है, तो गाइस मैं उसको प्रेफर करूंगा, अगर मैं उसको लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल जस्ट एग्जांपल लूंगा, जैसे कि घर वगैरह होते हैं। ठीक है, हाउस हाउस होते हैं। अब अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, अब आप देखो अर्बन एरिया में मुश्किल है घर होना। ठीक है, ठीक है, अर्बन एरिया में जमीन से घर होना, जिसमें आपको जनरल बात कर रहा हूँ। अर्बन एरिया में अब मोस्टली जो लोगों को घर मिलते हैं फ्लैट्स मिलते हैं। ठीक है, अपनी जमीन से भी नहीं मिलता, फ्लैट्स मिलते हैं। और उस फ्लैट वाला मतलब एक फ्लोर पर एक फ्लैट, उसके लिए गाइस वो पर्सन
अपनी रूरल एरिया की कितनों जमीन बेच देता है, ठीक है, सारी की सारी जमीन बेच देता है, तब जाके उसको एक फ्लैट मिलता है। मतलब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो 2 से 2.5 करोड़ का एक फ्लैट मिलता है, और उसकी जमीन, ऑब्वियसली बात है अगर रूरल एरिया में इतने प्रॉपर्टी रेट्स नहीं है, तो उसकी बीघों जमीन, मतलब बहुत सारी जमीन का, कई हजार एकड़ जमीन का उसकी सिर्फ एक फ्लैट लेने के लिए बिक जाती है। अब वो ऐसा क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि गाइस वो अर्बन एरिया में जो फ्लैट है उसको लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर कर रहा है टू देयर रूरल एरियाज प्लेसेस, ठीक है, अपने रूरल एरिया में जो उसकी जमीन है उससे उसको पसंद नहीं कर रहा, वो कर रहा वो अर्बन एरिया में फ्लैट को वो खरीदना चाहता है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखना होगा, लेक्सिकोग्राफिक का मतलब क्या होता है। वैसे अगर लेक्सिकोग्राफिक वाला कंसेप्ट हम लोग अपनी जर्नल कंज्यूमर थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बेसिक लेवल पे गए हमने वहां पे डिस्कस किया था। अच्छा, अब लेक्सिकोग्राफिक डिटेल में क्या होता है वहां पे गए अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये समझ लेना कि कब अब लेक्सिकोग्राफिक बोलोगे, तब किस गुड को बोलोगे कि भाई अब ये लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर कर रहा है, ठीक है, बस इतनी चीज समझना, और कुछ ज्यादा गाइस आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो एक चीज बताता हूँ, एक टेक्निकल टर्म बता देता हूँ आपको, देखो समझना, हमेशा के लिए गाइस याद रखना। देखो हमारे पास एक बंडल होता है एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिक में दो सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या, या तो मैं एक्स को वाई से प्रेफर कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब होता है प्रेफर, मतलब आप कह देना ना दिस इज अमाउंट टर्म वाली, ठीक 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 है, मतलब या तो मैं एक्स ओवर वाई हूँ, ठीक है, यानी मैं एक्स को प्रेफर कर रहा हूँ ओवर ओवर वाई, या फिर मैं वाई ओवर एक्स हूँ, यानी मुझे एक्स नहीं चाहिए मुझे वाई चाहिए। अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है, अब देखो समझना, कैसे, देखो एक्स वाई बंडल को ये इस तरीके से बता रहे हैं, हमारे पास दो बंडल है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू बंडल एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट दिस एक्स, सेकंड एलिमेंट रिप्रेजेंट दिस वाई, ओके, आई रिपीट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ बंडल्स ए और सी एक्स को बता रहे, सेकंड बंडल सेकंड एलिमेंट है बी और डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात होगी, ठीक है। नाउ अभी देखिएगा जरा समझ लगा, बड़ा टेक्निकल टर्म है। मेरे पास दोनों बंडल है ए कॉमा बी, बी कॉमा डी, ठीक है, मेरे पास मतलब दोनों बंडल है, ठीक है, मैं इन दोनों बंडल में से इस बंडल को प्रेफर कर रहा हूँ, इस बंडल को प्रेफर कर रहा हूँ। तो अब इसका रीजन, देखो इसका रीजन समझना, मैंने और मैं आपको एक बात ये बोल रहा हूँ, इधर देखो टेक्निकल टर्म में समझिएगा चीजों को, ए कॉमा बी इज प्रेफर देन बी कॉमा डी, दोनों में सेम बात है, दोनों में सेम स्टेटमेंट है, लेकिन कब हम बोलेंगे कि ये एक्स और वाई है, कब हम बोलेंगे वाई ओवर एक्स है, अगर स्टेटमेंट में लिखने में जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही ये दिख जाए कि वो ए, अच्छा कह दिए, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है, इट्स सी, ठीक है, मैंने एरर कर दिया, इट्स सी, ठीक है, इसी तरह ध्यान देना ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में बताते हैं कि भाई ए इज स्ट्रिक्टली मोर देन सी, समझ रहे हो मेरी बात को, आई रिपीट, अगर वो स्टार्टिंग में बता देते हैं ए इज मोर देन सी, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एजेंट है वो इस बंडल को जो कंज्यूम कर रहा है, मतलब प्रेफर कर रहा है, उसका प्रेफर करने का रीजन है फर्स्ट एलिमेंट दोनों बंडल्स का, दिस फर्स्ट एलिमेंट समझो, एंड फर्स्ट एलिमेंट इज बट एक्स, यानी वो वाई की तरफ देख ही नहीं रहा है, वो पहली बात तो एक्स की तरफ देख रहा है, एक्स में भी ज्यादा एक्स को देख रहा है, तो ही विल प्रेफर ऑलवेज एक्स, समझ रहे हो, ही विल प्रेफर ऑलवेज एक्स, ये बात गए समझ में ध्यान से समझना गए, ठीक है। तो इस सेंस में ए कॉमा सी अगर स्टार्टिंग में गिवन है तो गए एक्स ओवर वाई होगा, गैस ये मैं आपको बहुत बहुत टेक्निकली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और गाइस श्योर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इस तो को अगर आपने समझ लिया तो गाइस आप कभी भी जर्नल इक्विलिब्रियम में परेशान नहीं होंगे, ठीक है। अब गाइस इधर आ जाओ, हम ये कहते हैं ए बी इज मोर देन सी डी, तो लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ये बताता है कि ए कॉमा बी बंडल सी डी से ज्यादा, सी डी से प्रेफर है, इसका रीजन ये है कि बी जो है वो डी से ज्यादा है। क्या ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में है बी ओवर बी इज मोर देन डी दिखा दिया जाए, ठीक है, यानी उसको फर्स्ट एलिमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, ही इज ऑलवेज ट्राई, ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू कंपेयर
द सेकेंड एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट इज गुड वाई, समझ रहे हो? तो गाइस एजेंट जो है हमारा गुड वाई को प्रेफर कर रहा ओवर एक्स, ठीक है? तो ठीक है गाइस, तो गाइस प्लीज ये गाइस ये चीज समझना, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गाइस अगर आप मान के चलो जर्नल इक्विलिब्रियम में अगर वो लोग टफ क्वेश्चन पर अगर आ गए तो गाइस वो लेक्सिकोग्राफिक पर आएंगे, और लेक्सिकोग्राफिक को समझने का मतलब ही गाइस ये हो जाता है कि आपको आपको ना गाइस उनके टेक्निकल टर्म पता होने चाहिए। कैसे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लेक्सिकोग्राफी का मीनिंग पता हो, लेकिन अभी कैसे पता हो जाएगा यार, बहुत बड़ा टर्म है गाइस ये। अभी तो कहते आपको इतना मालूम होना चाहिए कि लेक्सिकोग्राफिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो गाइस क्वेश्चन में अब तो गाइस वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ए इज मोर देन सी, मतलब आप देखो उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया है इफ के बाद में। आप देखो मैं यहाँ पे पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग बोल दिया एजेंट ए वन स्ट्रिक्टली प्रेफर बंडल दिस, ठीक है? ये बताया उन्होंने इफ इधर ए इज मोर देन सी, बस गए यहाँ तक ही पढ़ो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आप देखोगे तो उन्होंने बोला है कि भाई हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रेफर कर रहे हैं, सेकेंड एलिमेंट तो बाद में आ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट एलिमेंट इज प्रेफर देन सेकेंड एलिमेंट, ठीक है? तो इन दिस इसका मतलब हो गया कि एजेंट जो है, अब देखिए एजेंट जो है एक्स को प्रेफर कर रहा है, तो इन दिस केस एक्स ओवर वाई, इसका मतलब हो जाता है ओनली एक्स, और ओनली एक्स का मतलब हो जाता है एक्स ए इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन में पी वन, ठीक है बेटा? कभी भूलना मत, आई रिपीट, एक्स ओवर वाई का मतलब होता है ओनली एक्स, और ओनली एक्स का मतलब हो जाता है एम ए अपॉन में पी वन, ठीक है? मैं एक काम और कर देता हूँ आपके लिए, एम ए भी बता देता हूँ। एम ए का मतलब क्या होता है गाइस? दैट इज, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज एंडोमेंट ऑफ एजेंट ए फॉर एक्स पी एक्स, ठीक है? नाउ आगे बात करते हैं, एजेंट टू स्ट्रिक्टली प्रेफर्स बंडल ए कॉमा बी टू बंडल सी कॉमा डी इफ मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी इज मोर देन सी कॉमा डी, ठीक है? मिनिमम ऑफ, अब देखो गाइस यहाँ पे मैं आपको टेक्निकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहते हैं कि हमें ए कॉमा बी को सी कॉमा डी से इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इनका जो मिनिमम है ए कॉमा बी का, वो मिनिमम इससे ज्यादा। आप खुद सोचो गाइस, खुद सोचो, ए कॉमा बी बेसिकली एक्स फाइव का सबसेट, समझ रहे हो? ए ए वाई ए ए ए एक्स वाई का सबसेट, तो गाइस इसका मतलब क्लियरली हो गया कि ए कॉमा बी इज मोर देन सी कॉमा डी बिकॉज मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी इज मोर देन सी कॉमा डी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपका जो बंडल है, आपका जो एजेंट है बी है, इसका जो प्रेफरेंस है गाइस वो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम, ठीक है? यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी देखो ए कॉमा बी सी कॉमा डी, तो गाइस उन्होंने एग्जांपल दिया था, ये तो बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन यार ये तो कंफर्म हो गया ना कि वी आर प्रेफर बेसिकली तब दो, वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दोज प्रेफरेंसेस जो गाइस आपके यहाँ पे क्या है। हाँ जी बच्चा, हम उन बंडल्स को प्रेफर कर रहे हैं जो यहाँ पे मिनिमम में सबसे, मतलब मिनिमम का कंपैरिजन में जो सबसे कम आ रहा है, ठीक है? तो क्या ध्यान रखना, इन दिस केस दिस इज मिनिमम प्रेफरेंस, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज एक और बताता हूँ, आप बोलो सर हमें कैसे पता चलेगा मिनिमम है? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो वो ये बताते हैं कभी कभी ए प्लस बी इज मोर देन सी प्लस डी, अगर ये लिखा हुआ होता तो क्या ध्यान रखना यूटिलिटी हमारा एक्स प्लस वाई होता, ठीक है? और अगर ये लिखा हुआ होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मोर देन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो क्या प्रेफरेंस हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? यानी जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से ही होता होगा। अब देखो यहाँ भी तो मैंने आपको वही बताया, मैंने आपको इसी का तो हिंट बताया था लेक्सिकोग्राफी के लिए, अगर वो स्टार्टिंग में ए मोर देन सी कर देते हैं तो एक्स ओवर वाई हो जाएगा, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ आगे उन्होंने जस्ट ऐसे ही बताया, फॉर बोथ एजेंट वी से दैट बंडल ए बी इज इंडिफरेंट टू बंडल सी डी इफ नेदर ए और बी नॉट सी और डी इज प्रेफर टू अदर। उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बात बोली है, ध्यान ध्यान रखना लेक्सिकोग्राफिक
वाली बात अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो एजेंट कुछ नहीं सुनता किसी की, ठीक है, वो कुछ नहीं सुनता किसी की, ठीक है। तो गाइस मैं अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेक्निकली सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आपको पता है कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जस्ट आउटकम क्या आता है, एजेंट बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, पी वन प्लस का पी टू, एम बी अपॉन में पी वन प्लस का पी टू, ठीक है। नाउ चलिए गए अब हम अपना गए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने क्वेश्चन हमें बोला था। देखिए कहते हैं दिस एक्सचेंज इकोनॉमी हैज, ठीक है, दिस एक्सचेंज इकोनॉमी हैज, और ऑप्शन दिए, ठीक है। और ध्यान रखना वन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन, यानी कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन की बात कर रहे हैं, एक है, दो है, इनफाइनाइट है या कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक है, दो है, इनफाइनाइट है या फिर कुछ भी नहीं है, वो ये चीज पूछ रहे हैं। तो देख लेते गाइस इसको हम लोग यहाँ पर जरा गाइस ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, हमें मैं आपको जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब ये ले लेता हूँ एग्जांपल में, एजेंट ए जो है, एक्स ए जो है एम ए अपॉन में पी वन बता रहा है, और एजेंट ए का जो ये इनकम था एम ए वो था 10 पी वाई, पी वन मतलब पी एक्स, ये हो गया 10 पी वाई, ठीक है, ये एजेंट ए की बात थी। और एजेंट बी के लिए एम बी अपॉन में पी वन प्लस का पी टू, ये होगा आई थिंक, यस गाइस एम बी कितना होगा जी, यार वो तो आपको फॉर्मूला पता है, इट्स 11 पी एक्स, पी एक्स या पी वन का एक ही बात है, ठीक है, पी वन और पी एक्स एक ही बात होती है, मैं इसको पी एक्स और पी वाई कर देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 11 पी एक्स अपॉन में पी एक्स प्लस का पी वाई, ठीक है। नाउ फॉर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन, गाइस इक्विलिब्रियम एलोकेशन के लिए हम लोगों को अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, हम लोगों को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो निकल जाता, अगर वो एग्जिस्ट कर जाता तो गाइस फिर हमारा ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम चेक करना पड़ेगा, मार्केट इक्विलिब्रियम दैट इज टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, ठीक है, एंड एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू, टोटल सप्लाई कितनी गाइस, एंडोमेंट कितनी थी, तो टोटल हमारे पास में दैट इज 0 प्लस 11 गाइस, इट्स 11, इट्स 11, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं हम लोग, ये क्या था जी, 10 पी वाई अपॉन पी एक्स प्लस 11 पी एक्स, ठीक है, एंड हमने इसको सॉल्व किया, 10 पी वाई टू पी एक्स प्लस का पी वाई प्लस का 11 पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 पी एक्स स्क्वायर प्लस का 11 पी एक्स प्लस का, सॉरी सॉरी ये तो पी एक्स आई गया, इट्स 11 पी वाई पी एक्स, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत हमने इसको सॉल्व किया, देखो 11 पी एक्स से स्क्वायर से ये गया, क्या आया, पी 10 पी एक्स पी वाई प्लस का 10 पी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 पी एक्स पी वाई, ठीक है। हमने सबको इधर एक साइड लिया है, तो इट्स 10 पी वाई स्क्वायर, अभी देखो ये 10 पी एक्स पी वाई और इज इक्वल टू में 11 पी एक्स पी वाई इधर जाएगा, तो इट्स बेसिकली माइनस का पी एक्स पी वाई बन जाएगा, इट्स 0, फिर आप गए यहाँ पे पी वाई कॉमन ले लो, इट्स 10 पी वाई माइनस का पी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो पी वाई आ गया 0 और 10 पी वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स हो गया, ठीक है।
तो बेसिकली ये आ गया हमारे पास यहाँ से पी एक्स अपॉन में पी वाई। तो इट्स पी एक्स बाय पी वाई, आई थिंक ये आ गया 10। यस 10 आ गया। एंड ये हो गया guys, देखो 0। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड गाइस मैं अभी आपको इसका रीजन भी दूंगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये एक आया है ना, मतलब एक का मतलब हो गया कि एक प्राइस रेशियो हो गया। ठीक है, पी एक्स बाई पी वाई इज इक्वल टू 10। तो अगर आप अगर गाइस ये देखो एक ही आया है, देखो क्योंकि ये तो वैलिड है नहीं, ये तो वैलिड नहीं है, तो ये एक ही प्राइस रेशियो आया है। कभी कभी मल्टीपल प्राइस रेशियो भी आते हैं। ठीक है, एक आया तो गाइस इसका मतलब हो गया देयर इज ओनली वन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो so that वन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन। ठीक है, अगर प्राइस रेशियो एक है तो गाइस जिस एग्जांपल है मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बोल भी रहे हो तो आप यहाँ पे इसको रख के आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम इस बात को निकाल ही देते हैं। एजेंट ए का जो डिमांड था वो था 10 पी वाई बाई पी एक्स एंड इट्स 10 इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, वो है 10 बाय 10, तो इट्स बेसिकली 1। ठीक है, एंड जब हम एक्स बी पर आए तो ये हो गया हमारा 11 पी वाई, नहीं आई थिंक पी एक्स है, ये था ना यार, हाँ पी एक्स था। ठीक है, अपॉन में पी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू दैट इज 11 पी एक्स बाय पी वाई एंड 1, तो ये हो गया 11 और ये हो गया बेसिकली 10 प्लस 1 इट्स 11, 11 से 11 गया तो गाइस इट्स 10। ठीक है, तो व्हाट इज द बंडल हेयर फॉर एजेंट, मतलब एजेंट ए का बंडल कितना हो गया है, तो वो एजेंट ए जो है एक्स को 1 ले रहा है। ठीक है, और एजेंट बी अपने एक्स को 10 ले रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एजेंट ए के लिए बंडल और एजेंट बी के लिए बंडल, एजेंट ए का मिनिमम प्रेफरेंस था, तो ऑब्वियसली बात है आपको पता है एजेंट ए दोनों बंडल दोनों वैल्यू को 10 लेगा। एजेंट ए का लेक्सोग्राफिक था, वो एजेंट ए क्या करेगा, गुड एक्स का एक लेगा तो वो वाई का कुछ नहीं लेगा। अगर आप एक चीज ध्यान दें तो टोटल मार्केट में अवेलेबल कितना था, आप देखें ध्यान से, यहाँ पर एक्स का 11 था और वाई का 10 था, लेकिन एजेंट ए के पास में एक्स का कुछ भी नहीं है, वाई का बेसिकली सारा का सारा उसी के पास है। ठीक है, एंड प्राइस रेशियो आया है 10। अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, ये देखेंगे ध्यान से, प्राइस रेशियो है 10, इसका मतलब हो गया ये पी एक्स जो है वो 10 टाइम्स ऑफ पी वाई है। ठीक है, पी एक्स जो है वो 10 टाइम्स ऑफ पी वाई है, यानी अगर गुड वाई का प्राइस 1 रुपए है तो गुड एक्स का प्राइस 10 रुपए है। अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ ट्रेड करने में, कि एजेंट ए को ओनली एक्स चाहिए, लेकिन एजेंट ए के पास में सिर्फ वाई है, वाई ही है 10, तो वो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर अगर बेसिकली उसे गुड एक्स का एक अमाउंट भी खरीदना होगा तो उसको 10 रुपए चाहिए। ठीक है, उसको 10 रुपए चाहिए और वो उस 10 रुपए को कमाने के लिए अपना सारा का सारा गुड वाई दे देगा। अब देखो ना, गुड वाई का प्राइस अगर बेसिकली हमारा 1 रुपया होगा, गुड वाई का प्राइस 1 रुपया होगा। ठीक है, और उसके बाद में एक है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, उस पर 10 है गुड वाई का, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो सारा का सारा दे देगा उसको, तब जाके उसको एक अमाउंट ऑफ एक्स मिलेगा। देखो कितना खतरनाक ट्रेड हो रहा है, पता है इस चीज को समझो, दिस इज नोन एज इंट्यूशन, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई वो ट्रेड किस हिसाब से कर रहा है। ठीक है बेटा, तो गाइस हमारा जो इसका आंसर आया है वो आया है 1 कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, आई थिंक इट्स ए। ठीक है, गाइस ये जो मैंने इंट्यूशन ट्राई किया था डिस्कस करना, गाइस इस पर सोचना। गाइस मैं आपको वो बताता हूँ, इंट्यूशन पर आएंगे ना तो गाइस पूरा दिन निकल जाएगा, तो गाइस इंट्यूशन मतलब मैं आपको इंट्यूशन में समझाता रहूंगा, आप समझते जाओगे, लेकिन गाइस अब वो आप कब समझ रहे हो तो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप डोंट वरी, आप इस चीज को और सोचो। ठीक है, एक तो मैंने आपको टेक्निकल तो समझा ही दिया, लेकिन गाइस मैंने आपको इंट्यूटिवली समझाने का भी ट्राई किया। ठीक है, चलो गाइस अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा गाइस सारा जो मेन टाइम तो क्वेश्चन नंबर 6 में गया है, आगे थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। अब वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस मेक्स
पी एक्स पी वाई 1,0 अ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस वेक्टर। अब गाइस आप एक बार बताओ, वो कहते हैं कि पी एक्स 1 हो, पी वाई 0, जस्ट एग्जाम्पल उन्होंने जस्ट प्राइस रेशियो बताया है। या फिर वो कह सकते हैं पी एक्स बाय पी वाई इट्स 1,0 मतलब इन्फिनिटी। ये कब होगा? यार मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग। चलो एक काम करता हूँ, मैंने आपको बोला भी था, मैं आपको ना एक नोट बनवाता हूँ यहाँ पे इस वाली बात का। देखो आप ये देखो, ये ना पी वाई 0 है, मैं आपको इस चीज का एक नोट बनवाता हूँ। आप जब वो नोट समझ लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन 7 का आंसर पता लग जाएगा। तो ध्यान रखना, हमें बोलते हैं कि जिस एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी भी गुड का प्राइस 0 कब होता है। जैसे मान लो गुड एक्स का प्राइस 0 हो रहा है, जैसे 0 है, तो इसकी ना दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। या जस्ट जनरली समझ लो अब इस बात को, गुड एक्स में दो बातें अगर प्राइस 0 आ रहा है तो गाइस दो बातें सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, दोनों बातें समझ लेते हैं। पहली चीज, बोथ एजेंट्स प्रेफरेंसेस आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों के दोनों जो एजेंट्स है उनका जो प्रेफरेंस है वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, ये चीज है, ये चीज वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक वो होगा। दूसरा अगर दोनों प्लस मतलब सी जी साथ में होनी चाहिए, प्लस सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज मोर देन सप्लाई ऑफ गुड वाई। गुड एक्स की जो सप्लाई है वो गुड वाई से ज्यादा होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली गाइस, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, गुड वाई का प्राइस 0 कब होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड वाई इज मोर देन सप्लाई ऑफ गुड एक्स। और गाइस ये वाली बात सेटिस्फाई ऑलवेज करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा गाइस इसके पीछे एक लॉजिक भी है। अब ऐसे समझो, अब ऐसे समझो, आपके पास एक ऐसी कम्युनिटी है, या आप एक ऐसी कम्युनिटी की डिमांड कर रहे हो तो असेंबल होती है। असेंबल मान लो पेन, एक पेन है, ठीक है, पेन है। अब पेन को गाइस दो चीजें चाहिए होती है पेन को बनाने के लिए। ठीक है, दो चीजें होती हैं पेन को बनाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, मतलब दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसे जैसे मान लो, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एक ढक्कन होता है और उसका नीचे वाला पार्ट होता है रिफिल। ठीक है, दोनों होते हैं। मुझे ये बताओ, मेरी मेरा जो प्रेफरेंस होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं उसके जो कैप्स हैं, अगर मैं 10 कैप्स ले रहा हूँ तो मुझे उनका ऑब्वियसली बात है कैप्स लगाने के लिए रिफिल जो मुझे जो भी चाहिए नीचे का वाला पार्ट, वो मुझे 10 लेने होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, मतलब अगर मैंने पार्ट ए वाला अगर मैंने कैप्स 10 लिए तो उसकी रिफिल भी मैं 10 लूंगा। अगर वो मैंने रिफिल 10 ली तो ये भी मैं 10 लूंगा, असेंबलिंग होगी। ठीक है, अच्छा मैं जिस दुकान से लेने जा रहा हूँ वो दुकान भी पेन ही बनाती है, पेन ही बेचती है, पेन। ठीक है, उसका काम भी यही बेचने का, असेंबलिंग वाला गुड बेचने का। ठीक है, अब मान लो मैं घर पे आ गया। ठीक है, मैं घर पे आ गया, मैंने कॉमेडी ले लिया, मैं कॉमेडी ले रहा था, बाय मिस्टेक क्या हुआ, मुझे देखा कि मेरे पास कैप्स 15 है और जो उसकी रिफिल है वो 10 है। ऑब्वियसली बात है सप्लाई मुझे एक्स की ज्यादा दिख रही है, तो मैं दुकान वाले के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा जी मेरे पास ना ये ज्यादा आ गया, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक्सिस सप्लाई एक्सिस ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, एक्सिस सप्लाई ऑफ एक्स हो गया। अब क्या किया जाए, ये एक्सिस सप्लाई ऑफ एक्स हो गया, अब क्या करना जी यहाँ पर। देखो, अगर मैंने एक्सिस सप्लाई ऑफ एक्स की यहाँ पे बात कर ली है कि एक्सिस एक्सिस सप्लाई ऑफ एक्स, तो अगर दुकान वाला ये कहता है कि ये एक्सेस सप्लाई मेरे भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो असेंबलिंग है वो भी पूरी हो चुकी है, मतलब मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा यार मेरे पास भी फालतू है। दुकान वाला बोलेगा मेरे पास जितने पेन है वो सब असेंबल है, बिल्कुल फिट हुए हुए हैं, सबके कैप लगे हुए हैं। मैं बोलूंगा यार मेरे पास भी एक्स्ट्रा 5 आ गए, अब मैं बोलूंगा मुझसे खरीद लो। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, क्या ये एक्स्ट्रा जो पेन है, एक्स्ट्रा जो कैप है, ये भी जो एक्स्ट्रा कैप है, क्या ये मेरे किसी काम के? क्योंकि मेरे को तो जो असेंबली करनी है, मुझे तो 10 रिफिल चाहिए, क्योंकि
15 कैप है, मैं तो और 10 रिफिल्स हैं, तो मैं तो असेंबली कर लूंगा, 5 मिल जाए, 5 बचेंगे मेरे पास एक्स्ट्रा कैप जो है। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे लिए ये किसी काम के हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या दुकान वाले के लिए किसी भी काम के हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो गैस क्या दुकान वाला इसको अपने पास रखेगा? इरिस्पेक्टिव कि वो सिचुएशन ना आए कि कोई कैप खराब हो जाए, टूट जाए, क्या ध्यान रखना वो चीज को, एक सिचुएशन को हटा दो। क्या दुकान वाला अपने पास रखेगा इसको? बिल्कुल भी नहीं, मतलब खरीदेगा नहीं मुझसे। क्या मैं इसको बेच पाऊंगा दुकान वालों को? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इसको फिर अपने पास रखना पसंद करूंगा? इवन दैट अगर इसको रखने की मुझे मेरे को और कॉस्ट फेस करने को मिल रही है, तो बस क्या होगा, ये मेरे लिए क्या बन गया? फ्री गुड बन गया। फ्री गुड, और फ्री गुड का मतलब होता है इसका प्राइस हो गया 0। तो ये तो क्योंकि ना तो मेरे काम का ना दुकान वाले काम का, तो दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर द टू रीजंस। एक तो हम दोनों का प्रेफरेंस ऐसा था जहां पे हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम दोनों का प्रेफरेंस ऐसा था जहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एक बात हो गई। दूसरी चीज, हम दोनों का एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, सप्लाई ऑफ गुड एक्स जो है ज्यादा था सप्लाई ऑफ गुड वाई से, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड एक्स जो वो ज्यादा था सप्लाई ऑफ गुड वाई से। तो गाइस यहाँ पे सिचुएशन क्या रह गई कि पी एक्स जो है वो ज्यादा, पी एक्स जो है गुड एक्स का प्राइस जो हो गया वो क्या हो गया बच्चा? वो हो गया 0। गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई गाइस? अब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों हम किसी भी कम्युनिटी का प्राइस 0 करते हैं या कहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में इन्होंने गुड बाय का प्राइस 0 बोला, ठीक है, अब क्वेश्चन पर आना। क्वेश्चन में एजेंट बी, एजेंट ए और एजेंट बी आपको दिख रहा है मिनिमम, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या एजेंट ए भी आपको मिनिमम दिख रहा है? नहीं, एजेंट ए है एक्स और वाई, एजेंट ए तो फिर मिनिमम नहीं है। इसका मतलब क्या है, वाली प्रॉपर्टी तो हमारी बेकार हो गई, जिस वजह से हम गुड बाय को फ्री गुड बोलते, जिस वजह से हम किसी भी गुड को का प्राइस 0 कर सकते थे या बोल सकते थे, तो फिर वो तो चीज फेल ही हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ना तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, ना बी ना सी, इट्स डी। क्योंकि गाइस किसी भी गुड का प्राइस 0 इन सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता, समझ रहे हो? प्राइस 0 सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। और एक बात और, एक बात और, देखो यहाँ पे 0 आया था, देखो समझना गाइस, यहाँ पे ये प्राइस 0 आया था, ठीक है, गुड बाय का प्राइस, तो ये पॉसिबल नहीं था। इट इज नॉट बिकॉज कि भाई गुड टू का प्राइस 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, अगर अगर ये वाली बात सेटिस्फाई कर जाए। अगर ऐसा होता, दोनों को दोनों प्रेफरेंस हमारे ये वाले होते हैं, ठीक है, और ये वाली बात सेटिस्फाई कर रही होती, तो गुड बाय का प्राइस 0 हम बिल्कुल एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो गुड बाय का प्राइस 0 इसलिए पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन एंडोमेंट, ठीक है, इसका एंडोमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका इसका गाइस इन्वॉल्वमेंट है हमारी उस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो गाइस आंसर इज डी। आर यू विद मी हियर? ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए जी, अब गाइस आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गाइस मैं ट्राई कर रहा हूं, भले ही आपने पुराना कितना पढ़ रखा है या कितना नहीं पढ़ रखा, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ सपोज, अगर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना, सपोज ओनली एजेंट टूज प्रेफरेंस आर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सपोज ओनली, देखो पढ़ना, सपोज ओनली एजेंट टूज प्रेफरेंसेस आर चेंज्ड, ठीक है, द चेंज्ड प्रेफरेंस ऑफ एजेंट टूज बिकम आइडेंटिकल टू दोज ऑफ एजेंट 1, ठीक है, टू दोज ऑफ एजेंट 1, देन जरा पढ़िएगा। उन्होंने बोला है कि एजेंट 2 का प्रेफरेंस बदल गया, एजेंट 2 का प्रेफरेंस बदल गया, और जो चेंज हुआ है आइडेंटिकल टू एजेंट ए, यानी ये देखो एजेंट ए था एक्स और वाई, और एजेंट बी भी हो गया एक्स ओवर वाई। समझो बात को गाइस, यहाँ पर यहाँ बताता हूँ आपको नंबर 8 के बारे में। एजेंट ए हो गया एक्स ओवर वाई, ये हो गया ये भी हो गया एक्स ओवर वाई, ठीक है। तो एजेंट ए का जो अमाउंट आ गया वो एम ए अपॉन में पी एक्स आ गया, ठीक है जी। एजेंट बी का जो आ गया एम बी अपॉन में
पी एक्स आ गया, इसका जो इनकम है वो है 10 पी वाई अपॉन में पी एक्स, इसका जो इनकम है मतलब जस्ट पूरा का पूरा कंसेप्ट 11 पी एक्स अपॉन में पी एक्स, ठीक है, इट्स एक्स ए, इट्स एक्स बी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं। 10 पी वाई पी एक्स प्लस का 11 पी एक्स बाई पी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू, नो डाउट 10 के बराबर है ये, ठीक है, ठीक है। एंड ये हमने ये रखा इज इक्वल टू 10 - 11 दैट माइनस का 1, सॉल्व किया पी एक्स बाई पी वाई, इट्स -11। और गाइस आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राइस रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी प्राइस रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज इधर जीरो और पॉजिटिव, एंड टिल पॉजिटिव टू इन्फिनिटी भी जा सकता है, ठीक है, मतलब प्राइस रेशियो कभी जीरो नहीं होगा। गॉट इट गाइस? इन दिस केस नो कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, so that नो इक्विलिब्रियम एलोकेशन, ठीक है, उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्या गाइस, आंसर इज ए। गॉट इट? आंसर इज ए, देयर इज नो इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो। क्लियर गाइस? चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, जरा रीड करना गाइस ध्यान से। कहते हैं सपोज ओनली एजेंट टूज प्रेफरेंसेस आर चेंज्ड, द चेंज्ड preference is such that agent 2 strictly prefers, the changed preference is such that agent 2 strictly prefers bundle a comma b to bundle c comma d। अब देखो समझो बात को, मैंने मैंने लेक्सिकोग्राफिक को समझाते हुए ये बोला था, देखो समझो, कहते हैं एजेंट 2 का प्रेफरेंस चेंज हुआ है, यानी एजेंट बी का, वो इस तरीके से चेंज हुआ है कि एजेंट, ऑब्वियसली बात है अभी भी हम ए कॉमा बी को सी कॉमा डी से प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने स्टार्टिंग में क्या दे दिया है, स्टार्टिंग में उन्होंने सेकंड एलिमेंट प्रेफर कर दिया, सेकंड एलिमेंट का कंपैरिजन बता दिया गया। देखो यहाँ पे मैटर करता है कि हम कंपेयर कौन सा एलिमेंट कर रहे हैं, हम लोग सेकंड एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं। मैंने आपको ये टेक्निकल टर्म बताई थी, अब देख लो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि देयर इज अ कंपैरिजन, कि भाई हम कंपैरिजन ही क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो गाइस, आई थिंक ये रहा गाइस, इन्होंने अभी भी इसी चीज को बोला है ना, ए कॉमा बी इज प्रेफर देन सी कॉमा डी, बट वो स्टार्टिंग में बी इज मोर देन डी बोल गए, इसका मतलब एजेंट प्रेफर वाई ओवर एक्स। गॉट इट? एजेंट बी प्रेफर्स वाई ओवर एक्स। क्लियर गाइस? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? नाउ अब आगे बात करते हैं। अब तो गाइस मैं इसमें यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। पर 9 था ये, एजेंट ए तो गाइस वही रहेगा, एक्स ए इज इक्वल्स टू, गाइस ये चेंज नहीं हो रहा तो नहीं होंगे, इट्स 10 पी वाई बाय पी एक्स, और एजेंट बी बदल गया, इट्स वाई ओवर एक्स। तो एजेंट बी के लिए अब देखो यहाँ पे, देखो एजेंट बी जो है वाई को लेना चाहता है, इसका मतलब वो एक्स को नहीं लेना चाहता, he basically don't want to consume any of x, any value of x, ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा। नाउ गाइस मार्केट इक्विलिब्रियम कितना होगा यहाँ पे, जैसे आपको पता है, चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, ठीक है, टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। तो ये हो गया गाइस यहाँ पे बेसिकली एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू, नो डाउट 11, इट्स 10 पी वाई बाय पी एक्स प्लस का 0 इज इक्वल्स टू 11, and it's px by py 10 by 11, px by py 10 by 11, and it is basically less than 1। क्लियर? इट इज बेसिकली लेस देन, यही होगा ना यार, कैलकुलेशन देख लेना यार, हाँ यही होगा, मतलब px उधर जाएगा 11 px बाय py, तो 11 फिर डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, हाँ जी गाइस, तो ये है, तो px बाय py इज बेसिकली लेस देन 1। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऐसा कुछ अवेलेबल है हमारे पास में। Both of the following is true।
ओके अच्छा, अब गाइस अब देखो इंटरेस्टिंग बात देखो। आपको पता है जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, यू बिलीव मैंने भी ऑप्शन देखा है, ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा मुझे, मतलब मुझे पी एक्स बाय पी वाई एक से कम दिखा। ठीक है, तो मेरा देखो, मेरा एज एन स्टूडेंट भी हम देखा, अगर आप भी सॉल्व कर रहे हो तो हम सबका पहला ध्यान कहाँ जाएगा भाई, इसी ऑप्शन को ढूंढने में जाएगा। अगर आप देखो ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो भाई मेरे दिमाग में यार जाएगा तो गलत बात हो गई। ठीक है, पता 99% बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है नन ऑफ दीज। ठीक है, मान लो एक ही जगह लिखा हुआ होता, ये ना होकर लिखा हुआ होता नन, 99.99 बच्चे का इसी चीज को टिक करते जो कि गलत है, नन ऑप्शन नहीं है। देखो समझो, एलिमिनेट करते एलिमिनेट करते हैं। पी ऑप्शन कहते हैं पी एक्स बाई पी वाई इक्वल्स टू जीरो इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, यानी पी एक्स बाई पी वाई इक्वल्स टू जीरो, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्या ये पॉसिबल है? अभी तो इतनी कहानी बताई कि पी एक्स गुड, किसी गुड का प्राइस जीरो कब होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो ये तो लेक्सिकोग्राफिक हो गया। हाँ, अगर मिनिमम हो जाता तो एक बात होती, तो इसका मतलब सी तो नहीं है। हाँ, अब जब सी नहीं है तो नो डाउट बी भी नहीं, क्योंकि बी ने बोला बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, समझ लो, बी बोला बोथ ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग आर ट्रू, तो सी नहीं है तो बी भी नहीं। अब एक चीज और, क्या यहाँ पे प्राइस रेशियो एग्जिस्ट नहीं करा? आया है ना, क्या जीरो आया, इन्फिनिटी आया नहीं ना, एग्जिस्ट कर गया है ना, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन भी गलत। दैट मीन व्हाट, डी इज द राइट आंसर। एंड नो डाउट डी क्या कहना चाहता है, डी इतना बोलना चाहता है कि पी एक्स पी वाई जो है वो पॉजिटिव है, दैट्स इट। तो गाइस वो तो बात सच है ना, हमारे जो पी एक्स पी वाई पॉजिटिव तो है ना, एक से तो कम है लेकिन है तो पॉजिटिव, मतलब इट्स अ जनरल आंसर, समझ लो, इट्स अ जनरल फिनोमेना, जनरल कंसेप्ट गाइस ये। तो गाइस इसका आंसर होगा डी मेरे हिसाब से, नो डाउट, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से डी ही होना चाहिए। ठीक है, कहता मेरी बात समझ गए ना अच्छे से, एंड लेक्सिकोग्राफी वाला कंसेप्ट गाइस आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नाउ गाइस अब हम गाइस इसको नोट कर लेना, मैंने रफ कर दिया है इसको यहाँ से। ठीक है, हाँ क्वेश्चन 10, अगर क्वेश्चन 10 पढ़िएगा जरा ध्यान से यहाँ पर। कहते हैं सपोज सपोज ओनली एजेंट फर्स्ट प्रेफरेंस आर चेंज, एजेंट फर्स्ट का चेंज हो गया यानी एजेंट टू का रिमेन सेम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिसका चेंज हो रहा है सिर्फ उसी का चेंज होगा, उसके अलावा किसी और का चेंज नहीं होगा, उसका सेम रहेगा। कहते हैं फर्स्ट एजेंट का प्रेफरेंस चेंज हो गया और आफ्टर चेंज एजेंट फर्स्ट प्रेफरेंस बिकम आइडेंटिकल टू एजेंट टू। समझो बात को, एजेंट ए का भी मिनिमम हो गया, एजेंट बी का भी, एजेंट बी का तो था ही मिनिमम। ठीक है, समझ में आ गई क्या मेरी बात आपको? अब जो समझना, दोनों का मिनिमम हो गया। अच्छा एंडोमेंट कितनी थी, एजेंट ए की एंडोमेंट थी 0,10, एजेंट बी की एंडोमेंट थी 11,0। पूरा पॉइंट जितना समझाया था ना, सिर्फ उसी चीज को देख लो कि दोनों एजेंट्स का मिनिमम मिनिमम होना चाहिए। और चीज अगर दोनों की एंडोमेंट सेम होती तो गाइस हम लोग इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते कि टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई वाला। बट अभी देखें, गुड एक्स, सप्लाई ऑफ एक्स कितनी है 11, सप्लाई ऑफ वाई कितनी है 10, तो सप्लाई ऑफ एक्स मोर देन सप्लाई ऑफ वाई। मैं आपको बताया था ये बात गाइस, बहुत अच्छे से समझाइए भाई, एक्स की सप्लाई वाई की सप्लाई से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, गुड एक्स का प्राइस हो गया जीरो, समझ रहे हो, गुड एक्स का प्राइस हो गया जीरो। और गुड एक्स का प्राइस जीरो है तो पी एक्स बाय पी वाई क्या हो जाएगा बच्चा, पी एक्स बाय पी वाई क्या हो जाएगा, इट्स जीरो, क्योंकि पी एक्स का प्राइस जीरो हो गया। तो आप देखो कहाँ ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस, ये समझ में आ गया गाइस, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। और जो मैंने आपको समझाया ना गाइस, वो लेक्सिकोग्राफिक कंसेप्ट और कब किसी गुड का प्राइस जीरो होगा, फ्री गुड वाला कंसेप्ट गाइस, प्लीज प्लीज गाइस उन सब चीजों को जरा अच्छे से देखो गाइस, बहुत अच्छे से देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलिए गाइस बहुत अच्छे से देखना गाइस चीजों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस आपके लिए। ठीक है, मिलते गाइस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।